हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी हब। देखो आज वाली वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर में रिसेंटली जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। देखो मेरे को स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आई डिसाइड कि क्यों ना एक वीडियो ही बनाई जाए और सीधे सॉल्व करके बता दिया जाए। और मैं वापस से बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि जो NCERT से डायरेक्ट पूछे गए थे, इवन कि वैल्यूज़ भी सेम थी। और उसके अलावा एक आध न्यूमेरिकल तो ऐसा था जो कहाँ से आया हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से, NCERT की एग्जाम्पलर जो सॉल्व रहती है उसमें से भी आया था। तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आया था। अगर आप चाहो तो देख सकते हो। चलो देखते हैं कि अटैम्प्ट कैसे करना था। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं था, इसलिए मैं इसी पे से देख के आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपको, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, देख लो। अब कहता है मोमेंटम निकालना है आपको, ठीक है। इफ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम निकालना है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है आपके पास, यानी कि वेवलेंथ गिवन है आपके पास 2 एंगस्ट्रॉम। बस ये क्वेश्चन था। बताओ एक ऐसा रिलेशन है जो वेवलेंथ और किसके बीच में हो, मोमेंटम के बीच। तो सर हमें याद आ रहा है एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बट सर हमारे पास ना तो यहाँ पे m गिवन है ना v गिवन है, लेकिन क्या इसी के साथ हमने ये नहीं पढ़ा था, इसी को लिखते हैं h/p। बस क्वेश्चन निकल गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल गया है। अब सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी। यहाँ से आपको p की वैल्यू चाहिए तो p को लिखोगे p इज इक्वल टू h/लैम्डा। तो यहाँ से h क्या होता है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू लिखोगे 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है, 2 एंगस्ट्रॉम। और 2 एंगस्ट्रॉम है तो आपको पता है 2 इंटू 10⁻10 हो गई मीटर। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे, आपके पास जो निकल आएगा वो आपका आंसर। खत्म। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपके पास द मैक्सिमम काइनेटिक। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपके पास इतना इजी है, इतना इजी कि इसका आंसर ही आपके पास कुछ कॉपी पे एक शब्द लिखने की भी जरूरत नहीं थी कि ये इतना इजी क्वेश्चन था। वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, बस आपको अगर कंसेप्ट याद होता तो आप इजिली कर लेते। क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार क्या कहता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी आपके पास, ठीक है, और आपको बताना तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है इसका। तो याद करो, आपने पढ़ा हुआ था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वहीं पे आपके जो पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलता है। और आपने पढ़ा हुआ था रिलेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, नोट्स को देख लेना अच्छे से, वहां पे ये रिलेशन होगा, ठीक है। और आपको पता है अगर ये काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ से आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आना है वो कितना निकल के आना था, 5 वोल्ट। इस वाले क्वेश्चन में तो एक शब्द लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सिंपल 5 वोल्ट। आपको पता है कि जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कब होता है, जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इसको इसलिए तो आपको कंसेप्ट से ये आ जाना चाहिए था कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही उसका क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अब ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आया आपके पास, नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। उसने पावर ऑफ द लेंस निकालनी है तो ये लिख दिया आपने, पावर ऑफ द लेंस निकालनी है। ही शुड यूज वाइल रीडिंग, और अब वो कहां पे पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर पे पढ़ना चाहता है, यानी कि आपके पास जो यू है वो कितना है। अब क्या होगा सर, अब कैसे निकलेगा, पावर कैसे निकालोगे सर, पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ चाहिए होगी। बात चल रही है किसकी, लेंस की। तो यहां पे लगाओगे लेंस फॉर्मूला, हमें पता पढ़ा था, बताओ पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। यहां से लिख दोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v में को लिख दूंगा इसको -1/40, ये माइनस, और ये 1/u लिख दूंगा मैं माइनस का बन जाएगा प्लस 1/25। सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें पावर निकालनी है। अगर फोकल लेंथ निकालनी होती तो मैं यही रख लेता। तो ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। क्या आता है आपके पास,
सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। याद करो मैंने क्या बोला था, ये 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, तो देयरफॉर फोकल लेंथ किसके बराबर निकल जाएगा? अगर 1/5 आपके पास 3/200 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 200/3 सेंटीमीटर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा जो फोकल लेंथ है उसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। आपको पावर किस में चाहिए? ऐसा यूनिट पावर क्या था? डायोप्टर। तो आपको यूनिट कैसा चाहिए? मीटर में। तो आपने पढ़ा हुआ था कि पावर का यूनिट अगर फोकल लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में हो तो पावर का ऐसे, तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन। ये एक गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, है ना, यही करते हैं और फिर हो जाता गलत। अगर ये मीटर में होता तो ठीक था, लेकिन यहां पे सेंटीमीटर में है तो पावर का रिलेशन क्या बन जाता? 100/f। ठीक है, चाहो तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर सॉल्व करो, फिर ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर अदरवाइज चाहो तो ऐसे लिख लेते 100/f। कितने हैं आपके पास? 200/3। यहां से आ जाएगा आपके पास 300/200 विच इज इक्वल टू 1.5 डायोप्टर निकल के आ जाता आपके पास। दिक्कत थी बताओ? बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, और मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला किसी भी स्टूडेंट ने इग्नोर किया होगा, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखना क्वेश्चन क्या है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखने में लगता पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जब पढ़ते थे इस क्लास में तो क्या बताओ नहीं निकलता था। क्वेश्चन सुन लो कि जरा क्या कहता है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर हैविंग इतने इतने, ये ठीक है जी, आपके पास क्या निकालना है? कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। ठीक है, गिवन क्या क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6। ठीक है, करंट भी गिवन है 10 एम्पेयर। Assume that there are 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। यहां पे आपको थोड़ा सा समझना थी कि ये है क्या। 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी कि ये आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या पढ़ा जाता था? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इज डोनेटेड बाय n। बस n निकल गया आपके पास 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, बताओ। तो यहां से आपके पास 8 × 10 पर वैल्यूज बताओ जरा मुझे। आप एक छोटी सी बात बताओ, एक ऐसा रिलेशन जहां पे करंट भी गिवन थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी पता है, नंबर डेंसिटी भी पता है, तो उस रिलेशन को पढ़ा था आपने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। और वो निकल के आता है, हमें पता है I = ANE VD। यहाँ से हमें VD की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख दूंगा VD = I/AN × E। करंट की वैल्यू पुट करेंगे 10, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 10⁻⁻6, n की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है? 8 × 10⁻28। E की वैल्यू, E क्या है बताओ? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपके पास ये सॉल्व करके आंसर निकल जाता। बताओ, अब सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं है, मैं बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ये वो क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से उठाया है और वैसे का वैसा ही डाल दिया है, वैल्यूज को भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। ये जो न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में बताता हूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जेके बॉस ने क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन की उतनी जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहां से आपके 6 मार्क्स निकलने वाले थे, 3 + 3। और इसमें आप स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिसके या तो ये पूरे के 6 निकल गए होंगे, मतलब, और या तो दोनों 6 पूरे मिले होंगे। बताता हूं वो क्या है। सब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक पोटेंशियोमीटर है, तो आपका सबसे पहले दिमाग चला जाना चाहिए कि ये पोटेंशियोमीटर में होगा कहीं ना कहीं। और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द 2 सेल्स टू नो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो क्लास में बहुत चिल्ला के बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो कहता है एक पोटेंशियोमीटर है, उसका सेल ऑफ ईएमएफ है एक 1.25 वोल्ट, तो एक सेल ऑफ ईएमएफ है 1.25 वोल्ट। उसके बाद क्या कहता है, गिव्स अ बैलेंस पॉइंट, उसका बैलेंस पॉइंट कितने पे आता है आपके पास? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या आता है, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर सेल। अब
एक दूसरे सेल से रिप्लेस कर दिया गया और उसी सेल का हमें ईएमएफ निकालना है, ठीक है। और कहता है बैलेंस पॉइंट जो है आपके पास वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, 63 सेंटीमीटर पे। बताओ, पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 वैल्यूज गिवन है, चौथी वैल्यू निकालनी है। तो एक ऐसा रिलेशन जो हमने पढ़ा हुआ था पोटेंशियोमीटर में, टू कंपेयर ईएमएफ फॉर 2 सेल्स E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। याद करो, जहाँ पे आपने पढ़ा था E1 इज इक्वल टू KL1 एंड E2 इज इक्वल टू KL2, और ये K आपके पास क्या हो जाता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता था। दोनों का रेशियोज निकालोगे तो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास E1 गिवन है, E2 निकालना है, तो E2 इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा E2 इज इक्वल टू E1 इंटू L2 बाई L1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को छोटा सा डाउट था, वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं। E1 की वैल्यू पुट करोगे 1.25 आ जाएगा, L2 की वैल्यू कितनी है 63 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी था। देखो, अगर आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया भी होगा तो फिर आप इसका मतलब आपने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया होगा, ये 0.63 बन जाएगा, ये 0.35 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं, क्यों बताता हूँ। अभी 63/35 डायरेक्ट सॉल्व करते तो भी हो जाता, क्योंकि रेशो है दोनों लेंथ्स का, ठीक है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ्स का एक रेशो है, तो एक कांस्टेंट टर्म निकल के आनी है। अब वो तुम सेंटीमीटर में लो या मीटर में, वापस से जो रेशो है ना वो सेम ही रहना था। इसलिए यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज यूज़ की हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना था, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ मैं, वैसे अब सॉल्व करने का मतलब तो बनता नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो ये 7 से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 25 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी तो समझ जाना, ठीक है। 9/4 4 2 8 4 2.25 वोल्ट निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी तो समझ जाना, ठीक है। 2.25 इसका आंसर आ जाता। अब मैं बता रहा था कि वो चीज़ जब आपके पास, क्यों जेके बॉस ने इस पर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखोगे तो इसी के नीचे दो क्वेश्चन छोड़ के एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन यू यूज पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, और वो यही है, ठीक है। उन्होंने बताया कि बताओ पोटेंशियोमीटर की मदद से 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करो। यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो इसको तो वो चुटकियों में सॉल्व कर ही देते, यानी कि 6 मार्क्स आपके यहाँ से निकल जाते। An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter। कहता है एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ये पता करना है। अब यहां पे ध्यान से देखना जरा, मैंने आपको बोला था कि साइन कन्वेंशन कभी मत बोलना पूरे ऑप्टिक्स में, ठीक है। कहता है आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है जी, ये एक कनकेव मिरर है। आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, कहता है 10 सेंटीमीटर पे, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15 सेंटीमीटर है। अब बताओ खुद ही, u माइनस का आना था या प्लस का, बताओ। आपको पता है ऑब्जेक्ट में हमेशा जो कनकेव मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये आपके पास पोल है, यहाँ से आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आ रहे थे, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, आपको पता है। तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव, और सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, क्लियर। बताओ, अब आपको एक रिलेशन यहाँ पे भी याद है, जो रिलेशन को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। वो मिरर फॉर्मूला क्या है सर, मिरर फॉर्मूला कहता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हाँ है ना, यही कहता है ना। तो अब मैं अगर बताऊं, क्या मेरे पास फोकल लेंथ के बारे में कुछ पता है, नहीं पता, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में तो पता है ना। तो क्या रिलेशन डिराइव नहीं करते, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो बताओ किसके बराबर होता है, हमें पता है फोकल लेंथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, r/2। तो यहां से जो फोकल लेंथ निकल के आना था वो कितना आना था, -15/2 सेंटीमीटर। बोलो हाँ ना, निकल के आना था कि नहीं आना था, हाँ सर बिल्कुल निकल के आना था, लेकिन फोकल लेंथ निकल के आना था। हमें 1/f चाहिए। अगर ये फोकल लेंथ -15/2 है तो मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू -2/15। बोलो हाँ है ना, इतना तो आपको क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ -2/,
15 इज इक्वल टू 1/v। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, इमेज डिस्टेंस हम निकालेंगे, वही तो बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, ठीक है। तो ये v और यहाँ पे आ जाएगा -1/10, ठीक है। माइनस कहाँ से आया, यहाँ से। दिस इंप्लाइज 1/v को मैं लिख सकता हूँ -2/15 प्लस 1/10, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -20 प्लस 15/150 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -5/150। ये 30 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास निकल के आ रहा है 1/v इज इक्वल टू -1/30, देयरफॉर v इज इक्वल टू -30। आपकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट समझना जरा क्या है। चलो न्यूमेरिकल तो निकल ही जाएगा, कंसेप्ट समझना क्या है। तो कंसेप्ट कहता है कि आपके पास जो इमेज है वो -30, यानी कि आपके पास इमेज कहाँ -30 है, यानी कि आपके पास जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं बन रही होगी। मान लो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। कितना है ये 30 सेंटीमीटर। अब आपने पढ़ा हुआ था कि आपके पास ये इमेज जो होगी वो कैसी होगी। फोकस की बात करें, अगर फोकल लेंथ की बात करें, यहाँ पे देख लो फोकल लेंथ जो है आपके पास लगभग 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि आपने 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो ये मान लिया आपने कि ये 7.5 सेंटीमीटर है। आपने पढ़ा था केस, जब कभी भी कनकेव मिरर में फोकस के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है, बताओ। इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। तो इसलिए ये इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है, तो आपको पता है इस साइड कहीं पे भी इमेज बनती तो वो कैसी बनती थी, रियल ही बनती थी। तो ये रियल है और साथ में कैसी होती है, इन्वर्टेड है, ठीक है। निकल गया। अब कहता है पोजीशन निकल गई, नेचर निकल गई। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन इट फॉर्म्स द रियल इमेज इज, यही था -v/u, यही था। तो अब आपके पास निकल के चला आएगा यहाँ से -v कितना है आपके पास -30 और u कितना है आपके पास -10, ठीक है। तो यहाँ से ये तो प्लस को हो जाएगी लेकिन वापस से आपके पास 3 रहेगा। तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी -3 टाइम्स, कितनी -3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन निकल जाएगी इसकी। बताओ, पोजीशन, नेचर और मैग्नीफिकेशन निकल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्री आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। 3 आइडेंटिकल सेल्स है और हर एक का EMF 2 वोल्ट है, ठीक है। एंड अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। हर एक सेल का EMF कितना है 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस का पता नहीं है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का पता नहीं है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये बात पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपकी नजर जानी चाहिए कि क्वेश्चन में है क्या, गिवन क्या है और क्या क्या निकाल सकते हैं हम। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टर। एक 5 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड, यानी कि जो आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है 5 ओम और उसको हमने कैपिटल R से डोनेट कर दिया, बस क्वेश्चन खत्म ही है। इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज 1.5 वोल्ट, और टर्मिनल वोल्टेज भी आपके पास गिवन है 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की कितनी निकलेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास अगर 3 सेल हैं और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है, ठीक है। और वो कहते हैं इन कैसे पैरेलल हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल हैं। तो आपको पता है जब कभी भी सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल होते हैं, हमने मान लिया कि वो क्या है R है। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है, तो 3 का कितना निकलेगा। हमें पता है सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 3 है ना, ये कर दिया हमने। 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिख दोगे 1/RP इज इक्वल टू R, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 3। देयरफॉर RP निकल के आ जाएगा आपके पास R/3। ये उन 3 सेल्स जिनका EMF कितना है 2 वोल्ट है, उनका रेजिस्टेंस निकल के आएगा R/3। और यहाँ से अब हम ये R निकालना चाहते हैं, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो हमने पढ़ा हुआ था रिलेशन सिंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू R अपॉन R प्लस R, ठीक है। यही था, ये वाला आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया है और ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। वापस से एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैं ये R की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, ये वैल्यू आपके पास कितनी है 1.5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5।
यहाँ से ये r कितना है, r/3, और ये कितना है 5। बोलो हाँ है ना, क्लियर है इतनी सी बात। खत्म। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स। देखो बताता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब हमें एन निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन, ये मत निकालना है कि इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो हमें पता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स है तो आपको पता है टाइम है, और मैंने आपको बोला है कि टाइम हमेशा जो यूनिट है उसको कर दो कन्वर्ट ऐसा यूनिट में, तो होते हैं ना, पक्की बात है। चलो, करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 0.3 एम्पियर, और करंट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, ना कुछ मिली ना कुछ माइक्रो, डायरेक्ट 0.3 एम्पियर है, खत्म क्वेश्चन। बताओ कैसे निकालोगे, लगाओ जरा दिमाग। हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है, जब उसमें इतने टाइम के लिए इतना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो आपको रिलेशन याद आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक रिलेशन था जी, क्या रिलेशन था सर? रिलेशन था I इज इक्वल टू Q/T, हाँ है ना। अच्छा सर, अब हमारे पास चार्ज तो गिवन है नहीं, लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो याद करो आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ Ne, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं Ne/T सॉरी, मुझे n निकालना है, तो मैं n कैसे लिख सकता हूं? I इज इक्वल टू Ne/T लिख रहा हूं एक बार, therefore मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू I/T/E, है ना। I की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू T की वैल्यू कितनी है 120, E की वैल्यू कितनी है? अब ये E की वैल्यू तो आती है ना, हाँ वही है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना निकल आएगा, ये बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये काट कूट के जो आएगा वो आपके पास आंसर रहेगा, ये निकल जाएंगे। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास उस वायर में फ्लो कर रहे थे, ठीक है। तो बस मुझे तो इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो में तो इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो करते हैं इस वीडियो का यही एंड। लेकिन अगर आपने प्रमोशन भी करना ज़रूरी है ना, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब कुछ कर दो, जो मर्जी हो सकता है कर दो, अनसब्सक्राइब मत कर देना, डिसलाइक भी मत कर देना, ठीक है। डिसलाइक तो अब होता ही नहीं है ना। तो चलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। और मुझे बताना कि आपने क्या न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और ये भी बताना कि आपको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। चलो वीडियो करते हैं यहीं भी एंड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।